मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो बहुत बच्चों का ये शिकायत था कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा नहीं किए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ लेक्चर जो है बीच में कुछ तकनीकी वजहों से रोक दिया गया था, तो ये हम कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। आज लेक्चर नंबर 4 और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। और आप देख रहे हैं मैग्नस क्लासेस बाय दीपक सर। तो चलिए, मैं हूं दीपक सर। आते हैं बगैर देर किए हुए हम लोग पहुंचते हैं कूलम्ब्स लॉ। लेकिन इसके पहले, कूलम्ब्स लॉ के पहले हम लोग देख लेंगे कि सर प्रीवियस लेक्चर में सर हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो हाँ सर, पढ़ लिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में एक जो है बड़ा महत्वपूर्ण जो है प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे चार्जेज का इंटरेक्शन, जिसमें क्या था? पॉजिटिव होता था, रिपल्सन होता था। निगेटिव होता था, रिपल्सन होता था। पॉजिटिव होता था, अट्रैक्शन होता था। यही तो रिपल्सन था जो हमने बताया था कि अगर दोनों को मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो तो रिपल्सन, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर निगेटिव हो तो अट्रैक्शन। तो दोस्तों एक चीज बताइए, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन एक तरह का फोर्स ही तो है। क्या आपको नहीं लगता है? हम किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि खींच रहे हैं। ये अलग बात है कि बिना रस्सी लगाए, बिना स्प्रिंग लगाए, बिना धागा लगाए खींच रहे हैं, जिसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स ये है। तो अगर किसी को आप रिपेल कर रहे हैं, दूर अब उसको धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब फोर्स ही तो लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स जब लगा रहे हैं सर, तो न्यूटन के गति का तीनों नियम, यानी कि ऑल 3 लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसको कहते हैं, वो तो फॉलो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। दूसरा, ये सर अगर फोर्स है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए सीए कूलम्ब्स नाम के फ्रेंच वैज्ञानिक ने कोशिश किया और एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ कंक्लूजन निकाले। आज उन्हीं कंक्लूजन को मिला करके एक लॉ हम लोग बनाएंगे और उस लॉ को कहेंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या कहेंगे? कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए जी हम लोग चलते हैं। सबसे पहला कूलम्ब्स लॉ पढ़ के आज के लेक्चर का आगाज करते हैं सर, शुरुआत करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ देख लेते हैं। क्या है कूलम्ब्स लॉ? तो कूलम्ब्स लॉ आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, according to Coulomb, magnitude of forces between two-point charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of distances joining their centers
forces are always along line joining center of charges। चल इतना बड़ा कहानी है सर, इतना बड़ा कहानी है, इसको हम लोग समझ लेंगे। इसको यदि आप छापना चाहें तो छाप लेंगे। यही है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि यदि आप इसको पॉज करके छाप भी सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि यदि दो चार्जेस हैं, लेट वी हैव two charges Q1 and Q2 kept at some distances are in a medium। ठीक है, ये चीज हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे। कूलम्ब्स लॉ को डेराइव हम लोग करते हैं, प्राप्त करते हैं कूलम्ब्स लॉ को। देख लीजिए कैसे, देख लीजिए, मान लिया कि ये Q1 और ये Q2 दो चार्जेस हैं। इनको जो है, इनके सेंटर के बीच का दूरी R है। इनको एक मीडियम में हमने रख दिया है। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इतना दूरी पर AB के बीच का दूरी R है। AB = R है। ठीक है, अभी केवल हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्योंकि कूलम्ब्स ने कहा था, क्या कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैग्नीट्यूड यदि फोर्स का निकालना हो, नाउ F फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। ये उन्होंने कहा था कि चार्ज के प्रोडक्ट का यानी कि गुणनफल जितना गुना बढ़ेगा, फोर्स उतना ही गुना बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया कि अभी इस स्थिति में आपके पास 2 कूलम है और 3 कूलम है, 6 कूलम है, फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन मान लिया। अब इसको जैसे ही इसको 3 कर दिए, इसको 5 कर दिए, तो कितना हो गया? अच्छा, इसको 3 कर दिए, इसको 9 कर दिए, तो कितना गुना हो गया कि 6 था और ये 27। फिर भी मान ली पूर्ण मल्टीपल में ही देख लेते हैं, इसको कर देते हैं 6 और इसको 3 कर देते हैं। अब आप दोनों प्रोडक्ट पर केवल ध्यान देंगे, इस पर नहीं, प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे। पहले प्रोडक्ट था 6, अब हो गया प्रोडक्ट 18। 3 गुना बढ़ा। अभी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 3 गुना बढ़ा तो कहता है कि ये भी अब 21 न्यूटन हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना गुना चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ा, 3 गुना बढ़ा, उतना ही गुना लगने वाला फोर्स बढ़ गया, तो इसको कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ सर, इतना चीज तो हम लोग समझते हैं, इतना अनाड़ी थोड़े ना है हम लोग। चलिए, तो इसको A मान लिया और उसको B मान लिया। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा? पहला कहा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। इसको पहला मान लेते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस जॉइनिंग देयर सेंटर। तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो डिस्टेंस है R है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लगता है? फोर्स लगता है 1/r²। ये हो गया दूसरी बात। तीसरा उन्होंने क्या कहा? आप पोज करके नोट भी कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने क्या कहा? तीसरा ये कहा, चार्जेज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। हाँ, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
पॉइंट चार्ज। चौथा, ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज सर किसको कहेंगे? जब ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब चार्ज का साइज काफी छोटा होने के एलिजिबल हो तो इसको पॉइंट साइज कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट साइज। चलिए तीसरा उन्होंने क्या कहा? फोर्सेस आर always along line joining। हाँ जी, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना, सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इसी के एलोंग लगेंगे। मतलब समझिए, सबसे पहले तो नेचर तय कर लेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये इधर रिपेल होगा और ये इधर। इसी लाइन के एलोंग है कि नहीं? इसी लाइन के एलोंग है कि नहीं? अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता तो ये इसको, ये इधर आने की कोशिश करता और ये इधर आने की कोशिश करता। ये एलोंग द लाइन है कि नहीं है? एकदम लाइन पे है कि नहीं? चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाले जो लाइन होते हैं उसी के एलोंग फोर्स लगते हैं। चलिए, उसी के एलोंग फोर्स लग रहे हैं। अब जरा अगले वाले पर हम लोग ध्यान दें। कहता है कि चार्जेज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। दोनों पॉइंट चार्ज हो, दो ही चार्ज हो, तब ये कूलम्ब लॉ हम लोग लगा सकते हैं। चलिए, तो ये चार चीजें हम लोग कूलम्ब लॉ में देखे। जरा इन दोनों को मिला करके तो हम लोग देखते हैं। एक और चीज इसमें जान लेना जरूरी है, फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन nature of intervening medium। जरा देख लीजिए, कहता है कि इन दोनों के बीच मान लिया 7 न्यूटन फोर्स लग रहा था। अब जब इन दोनों के बीच तेल डाल दिए तो 6.5 न्यूटन लगने लगा। बीच में बुक डाल दिए 3 न्यूटन लगने लगा। इसका मतलब कि बीच वाला मीडियम भी फोर्स को प्रभावित करता है, तो ये जरा ये दो इक्वेशन पर हम लोग पहले ध्यान दें। दो इक्वेशन पर सबसे पहले ध्यान लें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम लोग क्या लिख सकते हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। ये पूरा क्वांटिटी जितना गुना बढ़ेगा फोर्स उतना गुना बढ़ जाएगा। और कहता है कि R के, इस पे ज्यादा जोर दें, हम लोग थोड़ा समझेंगे इसको। कहता है कि R अगर दुगना कर देते हैं तो फोर्स 4 भाग कम हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, दूरी अगर 2 मीटर है तो फोर्स लग रहा है आपका, मान लिया 100 न्यूटन। दूरी को कर देते हैं अगर दुगना 4, तो देख लीजिए अब क्या होगा। दूरी को अगर दुगना कर देते हैं तो फोर्स जो है 4 भाग कम हो जाएगा, यानी कि 25 न्यूटन लगना शुरू होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये चीज है। अगर इसको कर देते हैं दुगना, 2r कर देते हैं, 2r, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर यानी कि 4r, और 1/r² तो f के बराबर में था, f के अकॉर्डिंग में था। इस पर चलिए चर्चा हम लोग करते हैं। देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देख लीजिए, अब कहते हैं कि f को बराबर करने के लिए कांस्टेंट डालेंगे Q1 Q2 बाई R²। इसको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग कहेंगे। ये कांस्टेंट है K। अब जरा देखिए, अगर इस स्थिति में बराबर करने के लिए लोग K डाल दिए तो K पर तो विचार करेंगे, थोड़ा R पे विचार कर लेते हैं। अगर फोर्स हमारा K Q1 Q2 बाई R² लग रहा है, अगर इसको दुगना कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना? K Q1 Q2 बाई 4R²। इसका मतलब होता है F/4 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। लेकिन इस स्थिति में Q1 Q2 को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। चलिए, तो कूलम्ब लॉ कहता है F = K
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये लॉ हो गया। अब कहता है ये है कांस्टेंट K। अब कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में हम देख रहे हैं कि बीच में अगर तेल डाल दिए हैं, बीच में पानी डाल दिए हैं, बीच में ग्लास डाल दिए हैं, बीच में पेपर डाल दिए हैं, Q1 Q2 और R चेंज नहीं हुआ है, फिर भी F चेंज हो गया है। ना Q1 चेंज हुआ है, ना Q2 चेंज हुआ है, ना R चेंज हुआ है। अगर F चेंज हुआ है इसका मतलब है कि K चेंज हुआ। तो K जो है इंटरवेनिंग यानी कि बीच का जो मीडियम है उसके नेचर पे K का वैल्यू डिपेंड करता है। K का वैल्यू डिपेंड करता है। चलिए अब देख लेते हैं K का वैल्यू डिपेंड करता है। अब जरा देखिए, K का वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। इस कांस्टेंट का हियर K इज कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट है। तो एक चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा, सब मीडियम का अलग अलग है तो सबका तो याद नहीं करना है, लेकिन हवा या वैक्यूम का याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है, याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो इन एयर और वैक्यूम, जिसको फ्री स्पेस भी हम लोग कहते हैं, K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इतना होता है इसका। लेकिन वही सीजीएस सिस्टम में यदि चार्ज को रखा गया है ESU में, फोर्स को हम लोग रखेंगे डाइन में, दूरी को रखेंगे सेंटीमीटर में, तो K का वैल्यू आ जाएगा 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU का स्क्वायर हो जाएगा, ESU का स्क्वायर। तो यहां पर एक चीज हम लोग देखेंगे, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में इसका K का वैल्यू डिफरेंट। अब यहां पर देखेंगे K का ऐसा यूनिट ऐसे क्यों आया, देख लेते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए कैसे आया, जरा देखिए। फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है कि नहीं, FR स्क्वायर बटे Q1 Q2 इज इक्वल टू K हुआ कि नहीं। तो इसका F का क्या होता है? न्यूटन। ये R का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर है, और ये कूलम इनटू कूलम यानी कि कूलम का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया, समझ गए सर, समझ गए। तो चलिए अब देख लिए हम लोग, इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ध्यान देंगे दोस्तों, जब हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं, तो एक चीज और ध्यान देंगे हम लोग, क्या ध्यान देंगे भाई, कि K का जो है, K का वैल्यू होता है 1/4πε के बराबर। तो 1/4π तो कांस्टेंट है, 1/4π कांस्टेंट है। ये सर एप्सिलॉन का है, क्या है, और क्यों K को 1/4π एप्सिलॉन के रूप में लिखा गया? एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसका वैल्यू मीडियम के अनुसार चेंज करता है, जबकि ये है कांस्टेंट। इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में जरूर करेंगे, इसकी चर्चा। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, इट्स ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या सर इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लोग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए। इसका डायमेंशनल फार्मूला न्यूटन का फोर्स होता है, तो इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज क्या हो जाएगा, MLT -2 पर हो जाएगा, और M2 हो जाएगा
ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एम एल इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से। ये है डायमेंशनल फार्मूला, ये है डायमेंशनल फार्मूला। इस तरह से इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी देख लिए, डायमेंशनल फार्मूला भी देख लिए और असाइनमेंट देख लिए। तो सर हमने हवा में या वैक्यूम में इसका वैल्यू देख लिया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां पर दो चीज इससे निकल के आया। सबसे पहला कि एक कूलम को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, बताए थे हम 11th में, मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें बताया थे कि एक कूलम को डिफाइन करने का एक और तरीका है। जब समान दो चार्ज, एक ही मैग्नीट्यूड और एक ही नेचर के दो चार्ज जब 1 मीटर की दूरी में हवा में रखते हैं, 1 मीटर की दूरी पर हवा में रखते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है ना, उसका मैग्नीट्यूड k के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। कितना? F = k × 1 और F = k, और k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 × 10⁹ तो जब समान मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड समान चार्ज के नेचर वाले दो चार्ज को जब 1 मीटर के फासला पर हम हवा या वैक्यूम में रखते हैं और जब दोनों के बीच 9 × 10⁹ का रिपल्सन होने लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि दोनों चार्ज एक कूलम है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक k का वैल्यू आया कहां से? हवा में। तो हम कह सकते हैं एक कूलम के दो चार्ज जब 1 मीटर की दूरी पर रखे गए तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स था वो k के बराबर था, यानी कि k के बराबर था। और कितना था? 9 × 10⁹ 9 न्यूटन। इतना न्यूटन लग रहा था। तो इस तरह से k का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया। चलिए, तो सर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो समझ गए, F = k Q1 Q2/r², जहां पर k का वैल्यू मीडियम के नेचर के अनुसार चेंज होता रहेगा, मीडियम के नेचर के अनुसार चेंज होता रहेगा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गई। चलिए, अब इस इंटरेक्शन के बाद डायरेक्शन आता है। हाँ जी, इस प्यार मोहब्बत के कहानी के बाद अब डायरेक्शन देखते हैं। क्या सर इसका डायरेक्शन होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल लिए। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसका मैग्नीट्यूड होगा तो डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन होगा तो उसको वेक्टर मेथड से हम लोग लिख सकते हैं। तो वेक्टर मेथड से लिखने के तरीके पर हम लोग ध्यान देंगे। वेक्टर्स मेथड ऑफ कूलम्स लॉ का वेक्टर मेथड क्या है? वेक्टर मेथड से कैसे कूलम्स लॉ को हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए जरा। वी ड्रा ए कार्टेशियन coordinate in which two charges Q1 and Q2 ऐसे लिखिए, Q1 and कैपिटल लिखते, Q2 are kept at position vector r1 and r2 respectively। चलिए देख लीजिए, मान लिया एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लिए। अब जरा देखिए कि एक चार्ज आपका यहाँ है, ये है Q1, एक चार्ज आपका यहाँ है, ये है Q, ठीक है। अब देखिए, जब पोजीशन वेक्टर किसी का दिखाना है, Q1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, तो पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए आपने वेक्टर तो पढ़ा होगा,
वेक्टर तो पढ़ा होगा। तो पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग वेक्टर बनाते हैं जिसका टेल ऑरिजिन पे होता है, हेड जो होता है उस पोजीशन पे होता है, जिस पोजीशन का हम लोग पोजीशन वेक्टर ड्रा कर रहे हैं। इसका भी उसी तरह से, इसको मानेंगे R1 वेक्टर और इसको मानेंगे R2 वेक्टर। चलिए मान लिए अब हम लोग थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि यहां से यहां की तरफ जो वेक्टर होगा, इस तरफ जो वेक्टर होगा इसको R12 मान लेते हैं, इधर की तरफ जो वेक्टर होगा R21 मान लेते हैं, आगे समझ में? हाँ सर आगे समझ में। अब जरा देख लीजिए, नाउ force on charge 1 due to charge at, force on charge 1 due to charge 2, 1 पर 2 के वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा। थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि ए लोग सेम लाइन लगते हैं, है ना, कूलम्ब्स लॉ उसी लाइन पे लगते हैं, या फिर उसी लाइन पे इधर या फिर उसी लाइन पर रिपल्सन। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज एट 2, तो इसको लिखेंगे K Q1 Q2 बाय लिखेंगे हम लोग R 21 का स्क्वायर लिखेंगे। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज एट 2, तो 2 इसको क्या करता होगा, धक्का देता होगा, तो इसको R21 लिखेंगे। ये और बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ R21 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R12, और यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, लेकिन यहां पे फर्क पड़ेगा R21। चलिए ये लिख लिया। अब जरा देखिए तो कि सिमिलरली force on charge 2 due to charge at 1 is equal to K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12। अब 21 या 12 बहुत सारे बुक 12 भी लिखते हैं, हम 21 लिख रहे हैं, यहां पर 21 यहां पर 12, ठीक है। मतलब 2 पर 1 के वजह से जो फोर्स लगेंगे, 1 के वजह से जो फोर्स लगेंगे वो इस पे इधर रिपेल करेंगे 1 से 2 की तरफ। चलिए 1 से 2 की तरफ, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब जरा देखें इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब जो है हम लोग वेक्टर 21 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस वेक्टर, और 1 2 को उल्टा करेंगे, 1 2 को उल्टा करेंगे तो 2 1 के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, वेक्टर लोग पढ़े, निगेटिव वेक्टर अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। 1 2 को उल्टा करेंगे तो 2 1 के बराबर आ जाएगा, 1 2 का उल्टा करेंगे तो 2 1 के बराबर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर के साथ भी वही स्थिति बनेगा, यूनिट वेक्टर के साथ भी वही स्थिति बनेगा, ठीक है। अब अगर इस वैल्यू को वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस value in इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा हमारा, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर, और यहां पर माइनस निकल जाएगा तो
तो ये हो जाएगा R12 का इसका निगेटिव आ जाएगा। अब चाहे 1 2 लिखे या 2 1 लिखे, दोनों का मैग्नीट्यूड है बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड है बराबर, और यहां तो केवल मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं और इसके जगह पे मान लेते हैं R। ठीक है, अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, लिखेंगे सिंस वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड R12 के मैग्नीट्यूड के बराबर, इसके जगह पर R लिखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा F21 को लिख सकते हैं हम लोग K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और R12, और F12 को लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और यहां पर माइनस R12। अब जरा देखिए, इस इक्वेशन को मानते हैं, इस इक्वेशन को मानते हैं थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ। कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ देखिए एक जैसा है कि नहीं है, है कि नहीं है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क क्या है, इसमें एक चीज का फर्क है। क्या फर्क है? अब इस माइनस को यहां लेके चला है, ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो हो जाएगा F21 इजिकल टू माइनस F12। होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, देख लीजिए दोस्तों, ये बताता है आपको कि ये न्यूटन लॉ को फॉलो करता है। मतलब जितना फोर्स फर्स्ट वाला सेकंड वाले पर लगाता है, उतना ही सेकंड वाला फर्स्ट वाला पर लगाता है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन भी उल्टा है। डायरेक्शन उल्टा है कैसे? दोनों पॉजिटिव माने थे, तो ये जो है इसको इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, एक को इधर और ये इसको इधर, दोनों एक दूसरे को उल्टा डायरेक्शन में रिपेल कर रहे हैं। निगेटिव है, इसका मतलब उल्टा है। अगर दोनों अट्रैक्टिव रहता है, एक पॉजिटिव रहता है और एक निगेटिव रहता है, तो एक इसको इधर अट्रैक्ट करता है, एक इसको इधर करता है, फिर भी अपोजिट। तो हमेशा फोर्स इक्वल और अपोजिट लगती है। ऐसा नहीं कि ये इस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये इस पे कम लगाएगा, दोनों ही एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे और अपोजिट लगाएंगे और अपोजिट लगाएंगे। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम लोग भी लिख भी सकते हैं, इसको एक्सटेंड करके भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? देख लीजिए, देख लीजिए कैसे एक्सटेंड करके हम लोग लिख सकते हैं इसको। एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म। थोड़ा सा इसी चीज को एक्सटेंड करके, ऐसे भी बहुत सारे बुक लिखते हैं, तो एक्सटेंड करके हम लोग समझ सकते हैं। कैसे? अगर यहां पर ध्यान देंगे, F फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज एट 2 या फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, और यहां पर लिख सकते हैं R21। अगर ऐसे कर देंगे तो Q करना पड़ेगा, क्योंकि एक R ऊपर बढ़ा दिए। अगर यूनिट वेक्टर रहता तो फिर स्क्वायर से ही काम चल जाता। चलिए अब देखते हैं, इसको ऐसे लिख दिए। अब F21 को जरा देख लें, K Q1 Q2 बटा R12, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। अरे भाई, फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज एट 1, इसको रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 1 से 2 की तरफ, और पहले वाला में 2 से, इसको इधर करेगा 2 से 1 की तरफ। तो इसको हम लोग इमेजिन कर लिए उस तरह से, R12 इधर Q कर देंगे। ठीक है, अब जरा एक्सटेंडेड फॉर्म पर ध्यान देंगे। नाउ R1 और R1 वेक्टर प्लस R
1 2 वेक्टर जोड़ेंगे तो R2 वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? पढ़े हैं वेक्टर, पढ़े हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। ये दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे, इसको और इसको नहीं, नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाले को, तो इसके बराबर आएगा कि ये है अपोजिट डायरेक्शन, ये है अपोजिट डायरेक्शन। अब जरा देखिए R12 के वेक्टर के जगह पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हैं। सिमिलरली अब देखिए जरा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों जोड़ेंगे तो R1 के बराबर आएगा कि नहीं? R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। अब जरा देखिए तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब दोनों के जगह पे एक्सटेंडेड फॉर्म में पहले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2, अब बटा इसके जगह पर R21 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो देख लीजिए, लिख लीजिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब और यहां पर R21 के जगह पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। चलिए ये लिख लिए। अब जरा देखते हैं इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अब बटा R12 का क्यूब, तो R12 कितना है? R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब करेंगे और यहां पर लिखेंगे R2 माइनस R1 वेक्टर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? डायरेक्शन देख लीजिए दोनों का, डायरेक्शन देख लीजिए दोनों का क्या होगा? उल्टा होगा। इस तरह से ये एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वेक्टर मेथड ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो क्या सर कूलम्ब्स लॉ में सर क्या कुछ लिमिटेशंस भी हैं? हाँ बिल्कुल लिमिटेशंस हैं, क्या लिमिटेशंस है कूलम्ब्स लॉ? तो अब आगे देखते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो थोड़ा इसका लिमिटेशन देख लेते हैं। तो लिमिटेशन देखेंगे कूलम्ब्स लॉ का, तो सबसे पहला लिमिटेशन तो उसका है कि ये दो चार्ज बॉडी के बीच और दो पॉइंट चार्ज बॉडी के बीच इट ओनली एक्सप्लेन अबाउट फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज बॉडी। ये हो गया पहला, मतलब ये दो पॉइंट चार्ज बॉडी के बीच का ही केवल एक्सप्लेनेशन करता है कि इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा। पॉइंट चार्ज होना चाहिए और दो बॉडी होना चाहिए। दूसरा दो पॉइंट चार्ज में से कम एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होना चाहिए। एटलीस्ट वन आउट ऑफ टू चार्ज बॉडी मस्ट बी इन रेस्ट। दो चार्ज बॉडी है, एक अगर गति में है, एक कम से कम रेस्ट में होना चाहिए या फिर दोनों भी रेस्ट में होना चाहिए, तब हम लोग कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे कि ये 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, ये 4 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, ये 4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है और ये 3-3 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है। मेरा मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे फोर्स निकालना है। फोर्स ऑन ए
ड्यू टू बी एंड सी, ड्यू टू बी एंड सी। क्या लगाएंगे हम लोग? वेक्टर एडिशन मेथड लगाएंगे। फोर्स ऑन नेट फोर्स निकालने के लिए, नेट फोर्स निकालने के लिए फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट सी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो देख लीजिए, नेचर के अनुसार हमको फोर्स का डायरेक्शन अभी तय करना है इंडिविजुअली, ये इसको रिपेल करेगा और कूलम्ब्स लगा कर हम लोग देखेंगे जिस लाइन पे दोनों हैं, जिस लाइन के लोग हैं उसी लाइन के लोग फोर्स लगेगा और ये अट्रैक्ट करेगा इसको। अब आप देख लीजिए एफ ए बी कैसे निकालें, एफ ए बी कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड हम लोग देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड हम लोग देख लेते हैं। एफ ए बी निकालने का तरीका है कि Q1 Q2 निगेटिव है, निगेटिव का मतलब अट्रैक्शन, Q2 बाई आर स्क्वायर यानी कि 9, तो हो जाएगा एफ ए बी इजकल टू 8K बाई 9। एफ बी ए क्या होगा या एफ ए सी इतना ही हो जाएगा 8K बाई 9। सिमिलरली इतना ही 8K बाई 9। अब जरा देखें तो ये एक इधर है और ये एक इधर है। अब जब दोनों दो तरफ हैं तो इनका निकालेंगे हम लोग, इनका हम लोग निकालेंगे वेक्टर एडिशन मेथड से, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। इसको हम लोग यहां बना दिए, इस वेक्टर को यहां बना दिए, ये है एफ ए बी और ये है एफ ए सी। अब जरा देखिए दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों के बीच एंगल कितना है, मेरा मतलब ये दोनों के बीच एंगल कितना है। तो एंगल की हम बात करते हैं 60 डिग्री। अरे भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 120 डिग्री। अब रिजल्टेंट और फर्स्ट वाले वेक्टर के बीच अल्फा भी निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में निकालना होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं फोर्स का। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी दोनों तो है बराबर, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 8K बाई 9 का स्क्वायर प्लस 8K बाई 9 का स्क्वायर प्लस 2 8K बाई 9 इंटू 8K बाई 9 और cos 120 डिग्री। हो गया, हो गया। अब जरा देखिए 2 8K बाई 9 का होल स्क्वायर और cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1 बाई 2, -1 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 8K बाई 9 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए 8K बाई 9 रूट 3 इसका आंसर आएगा नहीं? एकदम है, एकदम आएगा। ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स 8K रूट 3 बाई 9 इतना न्यूटन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्या सर इसका एंगल भी निकल सकता है? एंगल भी निकल सकता है रिजल्टेंट वाला का फर्स्ट वेक्टर के साथ, हाँ निकल सकता है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, tan अल्फा इजकल टू b sin थीटा, b sin थीटा बट a प्लस b cos थीटा। तो b sin थीटा कैसे निकालें, b sin थीटा हम लोग कैसे निकालें? तो b sin थीटा के जगह पर लिखेंगे 8K बाई 9 sin 120 डिग्री बट 8K बाई 9 प्लस 8K बाई 9 cos 120 डिग्री, क्योंकि ए और बी दोनों है बराबर, क्योंकि ए और बी दोनों है बराबर। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि tan अल्फा इजकल टू 8K बाई 9 हम लोग कॉमन निकाल लें तो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 8K बाई
9 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, 1 प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसे वैल्यू निकालना एकदम आसान हो जाएगा। अब 8 के से 8 के बाई 9 कैंसिल, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू, जरा देखिए तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और इसको देखिए तो 1 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब इसको लिखेंगे √3/2 बटे 1/2, 1/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3, यानी कि 10, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया सर। चलिए, अब जब ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, अब एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज थोड़ा सा ज्योमेट्री पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, और अगले लेक्चर में देखना ना भूलेंगे, अगले लेक्चर में दोस्तों हम आपको बताएंगे थोड़ा टफ लेवल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ कंसेप्ट और परमिटिविटी। हाँ सर, परमिटिविटी एप्सिलॉन छोड़ दिए थे, तो एप्सिलॉन के बारे में लोग चर्चा करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे। चलिए, आप चाहें तो के का वैल्यू भी आंसर में पुट कर सकते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मान लिया आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, मान लिया आपके पास इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन है। एक मान लिया स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ए ऐसे लिखते हैं, ABCD, यहां पर एक कूलम पॉजिटिव चार्ज है, सब 4 मीटर है, सब 4 मीटर। यहां पर देखेंगे हम लोग, यहां पर देखेंगे 32 × 10⁻⁹ कूलम है, ये है -16 × 10⁻⁹ कूलम है। ठीक है, ये -9 रखिए, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, और ये जो है प्लस 16 × 10⁻⁹ कूलम है, -9। ये स्थिति, ये भी 4 और ये भी 4। सेंटीमीटर में भी आप रख सकते हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब आपको देखना है यहाँ पर ये कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, तो जरा देख लीजिए। एफ नेट निकालने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट सी, प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट डी, ये 3। तो वेक्टर में हम लोग जानते हैं कि पहले 2 क्वांटिटी को जोड़ देते हैं, और उसका जो रिजल्ट आता है उसके साथ तीसरे को जोड़ते हैं, उसके साथ हम लोग तीसरे को जोड़ते हैं। तो देख लीजिए इसका कैसे इसके रिजल्ट तक हम लोग पहुंच पाते हैं, कैसे इसके रिजल्ट तक हम लोग पहुंच पाते हैं। देखिए, कहता है कि एफ, सबसे पहले देख लेंगे, ये चूंकि पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर। ये देख लीजिए, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब दोनों के बीच जरा देख लीजिए कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री का। इसको आसानी से भी हम लोग निकाल सकते हैं, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो और सीधा 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, लगा सकते हैं। इसको मान लें कि इसका फोर्स है x और इसका भी हो जाएगा x, क्योंकि दोनों का फोर्स बराबर होगा, क्योंकि सब कुछ बराबर है, चार्ज भी बराबर है, केवल डायरेक्शन हम लोग देते हैं। तो इसका फोर्स हो जाएगा √2x। होगा कि नहीं होगा, कैसे हो जाएगा सर, इतना शॉर्ट में बता देते हैं सर। देख लीजिए, एफ बी ए कितना होगा, एफ बी ए बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 की जगह पर 1 है बाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। हो गया हाँ सर। चलिए
अब यहां के बाद देखेंगे एफ बी सी देख लेंगे, पहले दो को जोड़ते हैं, है ना, के अच्छा 16 उन्हें 10 के पावर माइनस 9 इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों फोर्स बराबर है कि नहीं है? हाँ सर बराबर है दोनों फोर्स। अब जरा देखिए इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल। एफ बी ए इजिकल टू 9, केवल 9 हो जाएगा क्योंकि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 टू द पावर 0 हो जाएगा, 10 टू द पावर 0 इजिकल टू 1 हो जाएगा, तो केवल 9 बच जाएगा। एफ बी ए इजिकल टू एफ बी सी इजिकल टू 9 न्यूटन। दोनों 9 न्यूटन लगाएंगे, दोनों 9 न्यूटन लगाएंगे। अब इस फोर्स को देख लीजिए, ये इधर रिपेल कर रहा है और ये इधर रिपेल कर रहा है। इसको जरा देखिए कितना हो जाएगा, इसको जरा देखिए कितना हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा। इसको देख लेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो 81 प्लस 81 का रूट हो जाएगा। तो ऐसे क्यों ना लिख दे इसको, 9√2 न्यूटन लगाएगा, ये 9√2 न्यूटन होगा। एंगल कैसे निकालें? एंगल निकालते हैं जब दोनों वेक्टर के बीच 90 डिग्री का कोण हो और दोनों बराबर तो एकदम बीच में होगा। अगर निकालना चाहते हैं तो निकालिए, tan अल्फा इक्वल टू पी बाई बी। राइट एंगल ट्रायंगल में पी बाई बी हम लोग कर देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अरे देख लीजिए बन जाएगा। इस वेक्टर को यहाँ पर लिख दे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो पी बाई बी, यानी कि पी भी बराबर और बी भी बराबर, यानी कि दोनों 9 और 9 हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा कितना, ये 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 45 डिग्री हो जाएगा सर, यानी कि ये 45 डिग्री। अब जरा देख लेते हैं, ये इधर लग रहा है 9√2 न्यूटन से और ये एंगल है 45 डिग्री। अब ये क्या करेगा? अब जरा देखिए, ये इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। कैसे रिपेल करेगा सर? कैसे रिपेल करेगा? ये तो इसको इधर खींच रहा है। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये 9√2 न्यूटन है और ये है 45 डिग्री, पूरा 90 था इसलिए ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब जरा देखिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ कि नहीं? होगा कि नहीं बराबर? तो ये 45 डिग्री है कि नहीं? ये डायगोनल है तो 45 डिग्री पर होगा कि नहीं स्क्वायर का डायगोनल, तो ये भी हो गया 45 डिग्री। अब ये कितना होगा फोर्स, इस पर जरा ध्यान देना है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, क्योंकि दो का रिजल्ट तो आ गया। अब देखते हैं तीसरे वाला है एफ बी डी। एफ बी डी निकालना हो तो कैसे निकालें? तो हम लोग कैसे निकालें? सीधा सीधा क्या करेंगे, 9 × 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 सॉरी Q1 पर लिखेंगे 32 × 10 टू द पावर -9 1 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिखें, यहाँ 4√2, ये 4 ये 4 की जगह 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4√2 का स्क्वायर हुआ तो ये हो गया 16 गुने 2 यानी कि 32, यानी कि 32। तो 32 से 32 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि हो गया 9 न्यूटन। ये हो गया 9 न्यूटन। हुआ कि नहीं हुआ? तो 9 न्यूटन हो गया दोस्तों। तो 9 न्यूटन के बाद हम लोग देखेंगे कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 4√2 हाँ ये हो गया 9 न्यूटन। अब जब 9 न्यूटन हो गया, 9 न्यूटन हो गया, तब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों के बीच एंगल कितना है, ये 45 और ये 45, 90 डिग्री का। तो फिर से लिख दिए 9 का स्क्वायर प्लस 9√2 का स्क्वायर कर देंगे रूट, तो निकल जाएगा रिजल्टेंट, निकल जाएगा
रिजल्टेड। ऐसे तो निकालते थे जब दो के बीच 90 डिग्री कोण होता था, सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, क्योंकि 2ab cos थीटा, थीटा cos थीटा 90 डिग्री हो जाता था और cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो पूरा टर्म हो जाता था 0। चलिए 81 प्लस 81 इंटू 2 का रूट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, 9 को यदि बाहर कर देते हैं तो 1 प्लस रूट, तो 9 को यदि बाहर हम लोग कर देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 2, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा दोस्तों, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। अब इसका डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो जल्दी से आते हैं डायरेक्शन पे, जल्दी से आते हैं डायरेक्शन पे। tan अल्फा इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल रहे तो p बाय b, तो p किसको मानते हैं, 9 रूट 2 को, किसी को मान सकते हैं। अरे भाई देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, आप ये और ये, तो इसको मान लिया p मानते हैं, तो 9 को p मान लीजिए, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 रूट 2, तो ये 9 रूट 2, तो 9 से 9 कैंसिल। tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई रूट 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अगले लेक्चर में आप बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, दैट्स ऑल।